हाय एवरीवन, वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ 7 मेथड्स लिए हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम। पहला मेथड है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि। सेकंड मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। फोर्थ है डिफरेंशियल मेथड, अंतर विधि। फिफ्थ है क्लिनिकल, उपचारात्मक विधि। सिक्स्थ है केस स्टडी, जीवन इतिहास विधि। एंड सेवंथ है साइको एनालिसिस मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है अपना इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मीन्स आत्मनिरीक्षण विधि। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मीन्स आत्मनिरीक्षण, खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आप कब क्या करते हैं, कब आपको गुस्सा आता है, कब आप खुश होते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं तब आप क्या करते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तब आप क्या करते हैं। तो जब खुद आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि आप कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हम उसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि। ये मेथड सबसे पुराना मेथड है, जो जितने भी आपके रिसर्च मेथड हैं उनमें सबसे पुराना मेथड है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मीन्स आत्मनिरीक्षण विधि। इसके लिए एक डेफिनेशन है यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज, फीलिंग्स और इमोशंस। मीन्स आपके जो इमोशंस हैं, आपके आइडियाज़ हैं, जब आप उनको डीपली और केयरफुली एग्जामिन करते हैं, मतलब बहुत गहराई से और बहुत ध्यान से जब आप उनका परीक्षण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, मीन्स आत्मनिरीक्षण। लुकिंग विद इन मीन्स अपने अंदर झांकना, खुद अपने अंदर झांकना, खुद अपने आप को पहचानना, जिसको कि हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें कि इसके क्या क्या गुण हैं इसके अंदर, तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। ये सिंपल मेथड इसलिए है कि इसके लिए किसी लैब की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करें तो ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें, इसके अगर दोष की बात करें, तो ये बहुत सब्जेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट, इसको हम चिल्ड्रंस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा तो नहीं बता सकता ना खुद को ऑब्जर्व करके कि वो कब क्या करता है, क्यों करता है, तो चिल्ड्रन पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें तो जो एबनॉर्मल पीपल हैं, असामान्य व्यक्ति हैं, जैसे कि कोई मंद बुद्धि व्यक्ति है या पागल व्यक्ति है, उन पर भी ये अप्लाई नहीं हो सकता, वो भी खुद को ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये रिलायबल नहीं है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस पर हम विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद अपने आप के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, तो वो सिर्फ जो निष्कर्ष निकले हैं, जो रिजल्ट निकले हैं, उन रिजल्ट को वेरीफाई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपका परीक्षण नहीं कर सकता जो आपने अपने आप किया है। तो इसलिए ये जो मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी बात यह है कि जब एक बंदा खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसको खुद को ऑब्जर्व भी करना है और लास्ट में उसको खुद का परीक्षण भी करना है। मीन्स कि उसका माइंड डाइवर्ट रहता है कि वो खुद ही तो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है और खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका माइंड डाइवर्ट रहता है। तो ये जो मेथड है ये रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, तो इस मेथड को हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन होता है निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और देखते ही आप उसके बारे में बता देते हैं, मीन्स जैसा आपने उसका बिहेवियर देखा एज इट इज़ उसको आपने परसीव कर लिया। मीन्स हम यहाँ पर ओवर्ट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, बाहरी व्यवहार जिसको आपने देखा और देख करके आपने जाना कि इसका व्यवहार कैसा है, एज इट इज़ आपने उसको परसीव किया, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है। इसके लिए एक डेफिनेशन है यहाँ पर,
द एक्ट ऑफ वॉचिंग समबडी केयरफुली स्पेशली टू लर्न समथिंग मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को बहुत केयरफुली देखना, बहुत अच्छे से उसको देखना, स्पेशली टू लर्न समथिंग, कुछ जानने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है परसीविंग द बिहेवियर एज इट इज मीन्स जैसा आपने उसका बिहेवियर देखा वैसा कि वैसा आपने परसीव कर लिया, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता है दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। अगर हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जिस चीज़ के लिए आप कोई प्रॉपर प्लान बनाते हैं, प्लान बना करके चलते हैं, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे जब ये क्लास में है, या आपने डिसाइड किया कि आप इस बच्चे को तब ऑब्जर्व करेंगे जब ये ग्राउंड में खेल रहा है, तो आपने एक प्लानिंग की है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। जो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम प्लान्ड भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड भी कहते हैं, कंट्रोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम अनप्लान्ड कहते हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं एंड अनकंट्रोल्ड कहते हैं। बिकॉज मान लीजिए आप क्लास के सामने से गुजर रहे हैं और कुछ बच्चे क्लास के अंदर शैतानी कर रहे हैं, तो आपने उनको देख लिया, उनको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन आपने इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया है। अगर वो बात आपके माइंड में रह गई तो अच्छा है, नहीं रही तो कोई बात नहीं, मतलब आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया है कि वो बच्चे शैतानी कर रहे हैं या कुछ भी है, उस डेटा को आपने कलेक्ट किया है, रिकॉर्ड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात आपके दिमाग से निकल जाए तो भी कोई बात नहीं, तो इसको हम कहेंगे इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये अनस्टैंडर्डाइज्ड होता है, अनप्लान्ड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। अब हम ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग मीन्स पहले हम एक योजना बनाएंगे, इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे यानी कि निरीक्षण करेंगे, इसके बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे मीन्स कि जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं उसको रिकॉर्ड करना है या फिर पूरा डेटा हमें कलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे मीन्स जो भी रिकॉर्डिंग हमने की है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इंटरप्रिटेशन मीन्स जनरलाइजेशन मीन्स जो भी हमने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। चलते हैं आगे, हम कुछ डिवाइसेस की बात करने वाले हैं। डिवाइसेस जो कि ऑब्जर्वेशन में यूज़ होते हैं, उनमें है आपका स्कोर कार्ड है, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है। तो स्कोर कार्ड आप जानते ही हैं, जो आपको मिलता है जिसमें आपके मार्क्स गिवन होते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो होता है आपका स्कोर कार्ड। इसके बाद हम बात करेंगे चेकलिस्ट की। तो चेकलिस्ट क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं कि क्या बच्चा मैथ्स में अच्छा है, आपने कर दिया यहाँ पे यस। इसके बाद आपसे पूछा क्या बच्चा सबके साथ बिहेव अच्छा करता है, आपने टिक कर दिया नो। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है, इससे सिर्फ हमें यस और नो में आंसर मिलता है, हमें ये नहीं पता चलता कि किस चीज़ में कितना अच्छा या किस चीज़ में कितना कमज़ोर या कितना बुरा है। ये हमें बताता है रेटिंग स्केल। अब अगर हम रेटिंग स्केल की बात करें तो अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या बच्चा मैथ में अच्छा है, तो चेकलिस्ट में तो आप या यस या नो में जवाब देंगे, लेकिन जब रेटिंग स्केल की बात आती है तो उसमें आप रेटिंग देंगे। अगर आपने रेटिंग में उसको 3rd नंबर दे दिया तो मतलब कि वो बच्चा एवरेज है, अगर आपने उसको 5 नंबर दे दिया तो वो बच्चा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो रेटिंग स्केल से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन बच्चा किस चीज़ में कितना अच्छा है या किस चीज़ में कितना डल है। तो ये हुआ हमारा चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ऑब्जर्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी, कि एक अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक अच्छा ऑब्जर्वेशन वो होता है जो पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए। मतलब हमने जिसमें फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में हमने बात की थी कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ करते हैं कि कब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो जब जिसको हम एक प्लानिंग के साथ करते हैं वो होता है एक अच्छा ऑब्जर्वेशन। वो साइंटिफिक भी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जो रिजल्ट हमें मिले हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके हम कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं, कुछ गुण की बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऑब्जर्वेशन मेथड के क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो ये रिलायबल है, वैलिड है, प्लान्ड है, इकोनॉमिकल है, फ्लेक्सिबल है एंड ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक दोनों ही हैं।
क्योंकि देखो जब हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक पूरी प्लानिंग के साथ अगर हम करते हैं तो हम उसको प्रॉपर टाइम देते हैं। जब हम प्रॉपर टाइम देते हैं, किसी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट है ना वो भी एक्यूरेट ही निकलते हैं। तो ये इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये रिलायबल भी हो जाता है, प्लान्ड भी है। इकोनॉमिकल की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, हमें किसी टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई लैब की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके डीमेरिट्स की अगर बात करें तो हमें एक ट्रेंड ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन स्टडी इंटरनल बिहेवियर। देखिए हमने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन का मीनिंग ही ये होता है कि हम उसके बाहरी व्यवहार का निरीक्षण करेंगे, ओवर्ट बिहेवियर का। तो इसमें डिफिकल्टी होती है इंटरनल बिहेवियर को जानने में, हम उसका इंटरनल बिहेवियर नहीं जान सकते, ठीक है। और लॉन्ग वेटिंग, बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, क्योंकि किसी को एक ही दिन में देखकर, एक ही बार में देखकर उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बहुत लंबे टाइम तक उसको ऑब्जर्व करेंगे तब उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, बच्चों को छोड़िए, बच्चों का नहीं, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि जब हम कहीं रिश्ते के लिए जाते हैं, अरेंज मैरिज जब होती है, तो लड़का या लड़की को हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, आधे घंटे देखा, 1 घंटे देखा, तो क्या उसमें आप उसके इंटरनल बिहेवियर को जान लेंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ बाहरी व्यवहार जानेंगे उसका, ओवर्ट बिहेवियर, मतलब जैसा आपने उसको देखा एज इट इज आपने उसको परसीव कर लिया उसके बिहेवियर को, ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब आप लंबे टाइम तक किसी को ऑब्जर्व करेंगे, लंबे टाइम तक किसी के साथ रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तभी तो आप उसको अच्छे से जान पाएंगे, उसका इंटरनल बिहेवियर तभी जान पाएंगे। तो इसमें क्या है कि इंटरनल बिहेवियर को जानने में डिफिकल्टी रहती है और बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है, लेंदी मेथड है ये। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में, जो कि हमारा थर्ड मेथड है। एक्सपेरिमेंटल मेथड मीन्स प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो है वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है अनुसंधान की, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सबसे बेस्ट रिसर्च मेथड है, ठीक है। ये डेफिनेशन है यहाँ पर इसकी, इट इज़ कॉन्सिडर्ड मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर फैक्ट्स। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है किसी के बिहेवियर फैक्ट्स को जानने के लिए। मैंने आपको बताया कि ये साइंटिफिक तो होना ही था जब, क्योंकि ये सबसे बेस्ट रिसर्च मेथड है, ठीक है। इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं तो मोस्ट रिलायबल है, आप इजीली इस पर बिलीव कर सकते हैं, वैलिड है, एजुकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, और एक ये यूनिवर्सल मेथड है, मीन्स सार्वभौमिक मेथड है ये, इसको हर जगह अप्लाई किया जाता है। डीमेरिट्स की बात करें तो ये बहुत लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगा ही, क्योंकि जब हम किसी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें लैब की भी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे टूल्स भी हमें चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अरेंज करनी होती हैं। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट एक ही दिन में नहीं हो जाता है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेंदी भी है और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। चलते हैं आगे, इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मीन्स जो प्रॉब्लम है उसको आप स्टडी करेंगे, पहले प्रॉब्लम को, समस्या को पहचानना। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। मीन्स की जो समस्या है उसके बारे में खुद अपना हाइपोथेसिस लगाएंगे, आप खुद अपना आइडिया लगाएंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, मीन्स जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका विश्लेषण करेंगे, इसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे, और कंक्लूजन निकालने के बाद लास्ट में उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के टाइप्स की। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरलिस्टिक और दूसरा होता है आपका क्वासी। नेचुरलिस्टिक की बात करें तो जैसे कि थॉर्नडाइक ने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसको पिंजरे में ला करके बंद कर दिया। ऐसे ही पावलव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और उनको लैब में ला करके उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये हो जाता है प्राकृतिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करना। और क्वासी की अगर बात करें, कृत्रिम तरीके से जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे कि हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में जो इमोशनल सीन आते हैं,
हैं, लाइक किसी की डेथ हो गई या कोई किसी से अलग हो गया और उसमें एक बहुत ही सैड म्यूज़िक भी चल रहा होता है, तो हम सब इतने इमोशनल हो जाते हैं, या फिर अगर कोई उसमें मर जाता है तो हम रोने भी लग जाते हैं, जबकि हमें पता है कि वो एक्चुअल में नहीं हो रहा होता, वो एक एक्टिंग चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इमोशंस निकल करके बाहर आ जाते हैं, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम रोने भी लग जाते हैं। अगर बच्चे के रिगार्डिंग बात करें कि हमें ये जानना है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स को उससे अलग कर दिया जाए या फिर बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाए तो फिर बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको रियल में ही उनको मार दिया जाए या फिर उनका डिवोर्स करा दिया जाए। इसमें हम क्या होता है कि मूवी दिखाते हैं या फिर कोई सीरियल दिखाते हैं और उसमें पीछे कोई सैड म्यूज़िक चल रहा होता है, तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कि रिजल्ट जो निकल करके आते हैं वो रिजल्ट हमें काफ़ी एक्यूरेट मिलते हैं। तो ये होता है क्वासी एक्सपेरिमेंट, जो कि हर जगह किया जाना पॉसिबल भी नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरी बात किया जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द बेस्ट रिसर्च मेथड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेस्ट रिसर्च मेथड है, अनुसंधान का जो सर्वोत्तम विधि है ये अनुसंधान की। इसके बाद बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन इज़ कंट्रोल्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है और सिचुएशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हमारे अकॉर्डिंग लैब सेटअप करना, वेरिएबल्स सेटअप करना, जो भी चीज़ हमें चाहिए हैं, जिस भी तरह का हमें माहौल चाहिए, तो सब हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, मीन्स नियंत्रित अवलोकन विधि भी हम इसको कहते हैं, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसके लिए हिंदी में भी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। मीन्स कि जब हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो सब कुछ पहले से ही डिसाइड करते हैं इसमें, यानी कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक विधि। वेरिएबल्स की बात की जाए तो आप एक चीज़ को याद रखेंगे कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है और जिसमें आपसे पूछ लिया जाए कि आप जिसमें पहले से ही वेरिएबल्स सेट करते हैं वो कौन सी विधि है, तो वो आप बताएंगे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें भी आप वेरिएबल्स अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में होती हैं, वो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। वेरिएबल्स की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पर डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट वो होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। अब डिपेंडेंट की बात करें तो जैसे कि पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो डॉग होता है वो जब भी बैल बजती है, बैल की आवाज़ पर वो सलाइवा जनरेट करता है, यानी कि उसके मुंह से राल निकलने लग जाती है, चाहे खाना मिले या ना मिले। अगर बैल 4 बार बजी है और खाना 2 बार मिला है तो भी 4 बार ही उसके मुंह से राल निकलेगी। जितने बार बैल बजेगी तभी उतनी बार उसके मुंह से राल भी निकलेगी, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है। तो इसमें क्या है कि जो उसके मुंह से राल निकलना है वो डिपेंड करता है बैल पर। जब भी बैल बजेगी उसके मुंह से राल निकलेगी, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम बात करते हैं बैल की, तो बैल किसी पर डिपेंड नहीं है। जब पावलोव की मर्जी है तो वो 2 बार बजाएगा, उसकी मर्जी है तो वो 4 बार बजाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। खाने की अगर बात करें तो पावलोव की मर्जी है तो उसने 2 बार खाना दिया, मर्जी नहीं है तो उसने नहीं दिया, तो वो सब उसके खुद के ऊपर डिपेंड है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें हम आपके 3 मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं। पहला आपका इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, बिकॉज अगर हम सारे मेथड्स इसी में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो बाकी के बचे हुए मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में आपने अभी तक जो भी पढ़ा इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।